22 जुलाई 2008 भारतीय संसद में लोकसभा में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी भी राजनीतिक दल ने कभी नहीं की होगी। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र नोक-झोंक से शुरू हुआ और हंगामे के साथ खत्म हो गया। नए नवनिर्वाचित सांसदों की शपथ के बाद जब लोकसभा स्पीकर का चुनाव हुआ, तभी से इस संसद के अंदर पक्ष और विपक्ष के बीच में घमासान शुरू हो चुका था। लोकसभा स्पीकर की पारी का अपना एक ऐतिहासिक कार्यकाल पूरा करने जा रहे ओम बिरला और विपक्ष के सांसदों के बीच में नोक-झोंक एक आम बात बन गई। वैसे तो विपक्ष ने राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद में सरकार को पूरी तरह से घेरने की कोशिश की, लेकिन इस पूरे सत्र का केंद्र बिंदु रहे स्पीकर ओम बिरला। ओम बिरला अपना दूसरा कार्यकाल शुरू कर चुके हैं और यदि ये पूरा करते हैं तो वो अपना आप में एक रिकॉर्ड होगा, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि वो एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। खैर, ओम बिरला के पहले वाले कार्यकाल से प्रेरित होकर विपक्ष ने उनको शुरू से ही घेरने की रणनीति बनाई है, क्योंकि पिछले वाले कार्यकाल में उन्होंने करीब करीब 150 सांसदों का निलंबन किया था और उसके अलावा भी राहुल गांधी का जो निलंबन हुआ था उसको मैक्सिमम सजा कोर्ट ने दी थी और उसके बाद में, और ये सारे जो काम हुए थे, कई बिलों को मनी बिल डिक्लेयर करके वोटिंग न करवाना और इस तरह के कई काम ओम बिरला के कार्यकाल में हुए, जिसकी वजह से विपक्ष संदेह में था कि इस बार भी ओम बिरला का कार्यकाल निष्पक्ष होगा या नहीं। स्पीकर का पद हमेशा संसदीय मर्यादाओं के अनुसार निष्पक्ष होता है, वो दलगत राजनीति से ऊपर होता है, ऐसी मान्यता है, ऐसी संविधान की भावना है। लेकिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में और दलगत राजनीति के अंदर लोकसभा स्पीकर हो या राज्यों की विधानसभाओं के स्पीकर हो, उनकी पोजीशन पूरी तरह से निष्पक्ष हो, ऐसा कम ही देखने को मिलता है। अभी कुछ समय पहले ही राजस्थान की विधानसभा में जब अशोक गहलोत सरकार के ऊपर खतरा आया था, तो उस वक्त के स्पीकर सीपी जोशी की जो भूमिका हुई थी वो सरकार बचाने में ज़्यादा लगी थी निष्पक्षता के बजाय। तो स्पीकर की भूमिका को लेकर कभी भी कुछ विश्वास के साथ कहना प्रैक्टिकली संभव नहीं है। ये जनता है, बातें कुछ भी कहो लेकिन ये सब जानती है, अंदर की बातें जनता सब समझती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय राजनीति में ऐसा कोई दृष्टांत नहीं है जिसमें लोकसभा स्पीकर ने संसदीय मर्यादाओं को सबसे ऊपर रखा हो। ऐसा भी एक दृष्टांत मिलता है और वो ऐसा दृष्टांत है जो आने वाली पीढ़ियों को एक लेसन देता है, एक सबक देता है और एक प्रेरणा देता है कि लोकसभा स्पीकर दलगत राजनीति से ऊपर होता है। 22 जुलाई 2008 भारतीय संसद में लोकसभा में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी भी राजनीतिक दल ने कभी नहीं की होगी। आज हम उसी विशेष और महत्वपूर्ण किस्से को आपके लिए लेकर आए हैं। इस किस्से के हीरो हैं सोमनाथ चटर्जी। सोमनाथ चटर्जी जो उस वक्त लोकसभा के स्पीकर थे। पहले हम हमारे इस किस्से के हीरो के बारे में आपको बता दें। सोमनाथ चटर्जी का पूरा जीवन सैद्धांतिक राजनीति की प्रेरणा है, उसका पर्याय है। चाहे वो पिता की राजनीतिक विरासत को ठोकर मार के अपनी खुद की सैद्धांतिक राजनीति की शुरुआत करना हो, चाहे 1993 में लोकसभा के सांसद के रूप में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाना हो, या 2008 में स्पीकर और संसदीय मर्यादाओं को वैल्यू देते हुए संसदीय मर्यादाओं को पूरा करने के लिए और अपनी निष्पक्षता को रखने के लिए उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर को भी दांव पे लगा दिया हो। सोमनाथ चटर्जी एक सांसद के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में और विशेषकर एक लोकसभा स्पीकर के रूप में हमेशा एक दृष्टांत है। कोलकाता में 25 जुलाई 1929 आज़ादी से पहले
एक बैरिस्टर के घर पे पैदा हुए सोमनाथ चटर्जी, जो खुद भी एक बहुत बड़े वकील, बहुत बड़े बैरिस्टर थे। उनके पिता निर्मल चंद्र चट्टोपाध्याय हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य थे और वो हिंदू महासभा से 1952 से लेकर 57 और 1963 से लेकर 71 तक लोकसभा के सांसद भी रहे। हिंदू महासभा, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं दोस्तों, हिंदू महासभा पहले एक पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी। 1977 में जब जनता पार्टी बनी और उसका जब विघटन हुआ और 1980 में फाइनली जब भारतीय जनता पार्टी बनी, तो जितने भी हिंदूवादी संगठन थे, जनसंघ और उसके अलावा हिंदू महासभा और बहुत सारे छोटे मोटे संगठन, उन सब का विलय होकर एक भारतीय जनता पार्टी बनी थी। लेकिन उससे पहले जनसंघ अलग से चुनाव लड़ती थी, हिंदू महासभा अलग से चुनाव लड़ती थी। दोनों ही पार्टियां अलग अलग एक राजनीतिक पार्टियां हुआ करती थी। तो हिंदू महासभा से निर्मल चंद्र चट्टोपाध्याय 3 बार के सांसद थे। कलकत्ता हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे सोमनाथ चटर्जी उस वक्त ये मजदूर आंदोलन से बहुत प्रेरित हुए और उन्होंने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को नहीं, जबकि उनके ही धुर विरोधी वामपंथियों का साथ लिया। 1968 में उन्होंने CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट वामपंथी पार्टी को ज्वाइन किया, अपने पिता की सैद्धांतिक की राजनीति के विपरीत जाके। खैर 1971 में उन्होंने वर्तमान लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीते और तब से लेकर 2008 तक करीब करीब 10 बार वो लोकसभा के सांसद रहे। केवल 1984 में वो कांग्रेस की प्रत्याशी ममता बनर्जी से चुनाव हार गए थे। बिल्कुल सही कहा मैंने दोस्तों, ममता बनर्जी जो अभी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है और TMC तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो है, उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी कांग्रेस के साथ शुरू की थी। वो उस वक्त कांग्रेस की सांसद थी जब राजीव गांधी की सरकार बनी थी। 414 सीटें, इसके बारे में हमने आपको बताया था एक वीडियो, जब एक बार ही हुआ है 400 पार राजीव गांधी के उस चुनाव के बारे में जब हमने वीडियो बनाया था, उसको जरूर देखिएगा, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो उसमें हमने बताया था कि ममता बनर्जी राजीव गांधी की प्रमुख सलाहकार थी कोलकाता के अंदर। खैर हम उस किस्से पे आ जाते हैं। 90 के दशक में जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी का उद्गम होना शुरू हुआ, वैसे वैसे हमेशा से दूर विरोधी रही कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां दोनों राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए नजदीक आते थे और 2004 में यूपीए का गठन हुआ सोनिया गांधी के नेतृत्व में और यूपीए में वामपंथी पार्टियां कांग्रेस के समर्थन में थी। अटल बिहारी वाजपेयी की शाइनिंग इंडिया का नारा फैल होते ही 2004 में यूपीए की गवर्नमेंट बनी और मनमोहन सिंह एन एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बने। उस वक्त वामपंथी पार्टियां अपने 64 सांसदों के साथ यूपीए के अंदर शामिल थी। गठबंधन की सरकार थी और गठबंधन के एक प्रमुख भाग थे, तो लोकसभा स्पीकर का पद गठबंधन के तौर पर वामपंथियों के हिस्से आया और CPIM के बड़े सीनियर लीडर सोमनाथ चटर्जी को निर्विरोध, उसमें एनडीए और बीजेपी भी शामिल थी, पूरी लोकसभा ने निर्विरोध उन्हें लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया है। सोमनाथ चटर्जी की आभा मंडल और उनकी छवि ही ऐसी थी कि उन्हें सभी लोग प्यार करते थे। खैर 4 साल तक ये गठबंधन चलता रहा, फिर 2008 का दौर आया। 2008 जब मनमोहन सिंह सरकार ने अमेरिका के साथ मशहूर परमाणु संधि की थी, उसके बाद उस परमाणु संधि के विरोध में वामपंथी पार्टियों ने यूपीए से अपना समर्थन वापस ले लिया। 22 जुलाई को संसद का सत्र शुरू होने वाला था और 23 जुलाई को मनमोहन सिंह सरकार को सदन में अपना विश्वास मत साबित करना था। वामपंथी पार्टियों ने, CPIM ने अपने नेता सोमनाथ चटर्जी को ये कहा कि आप अब स्पीकर पद से इस्तीफा दे दो और पार्टी के साथ शामिल होके विश्वास मत में सरकार के खिलाफ अपना मत दो, जो पार्टी की लाइन है। लेकिन सोमनाथ चटर्जी ने कहा कि अब मैं पार्टी का सदस्य नहीं हूं, अब मैं लोकसभा का स्पीकर हूं और लोकसभा का स्पीकर किसी भी दलगत राजनीति का हिस्सा नहीं होता, यह संसदीय मर्यादाओं के खिलाफ है। और उन्होंने लोकसभा स्पीकर के पद से इस्तीफा नहीं दिया, उन्होंने उस पूरे सत्र में लोकसभा स्पीकर के तौर पर अपने कार्यकाल को पूरा किया और संसद के विश्वास मत के अंदर जो बहस हुई, जो वोटिंग हुई, उसमें निष्पक्ष तौर पे उन्होंने काम किया।
न तो उन्होंने सरकार को बचाने का प्रयास किया और न ही सरकार गिराने का। उस दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने लोकसभा स्पीकर की मर्यादाओं को पूरा किया। नतीजा साफ था, सीपीआईएम ने सोमनाथ चटर्जी को निष्कासित कर दिया पार्टी से। अपने इतने बड़े पुराने सीनियर लीडर को पार्टी से निष्कासित कर दिया। आखिरकार 2009 में जब उनका लोकसभा स्पीकर का कार्यकाल पूरा हुआ तो दादा सोमनाथ चटर्जी ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। सोमनाथ चटर्जी वही लोकसभा स्पीकर थे जिन्होंने पारदर्शिता को कायम करते हुए लोकसभा टीवी चैनल का उद्घाटन करवाया था। उन्हीं के कार्यकाल में आज जो हम संसद की लाइव प्रोसीडिंग देखते हैं, लाइव टेलीकास्ट देखते हैं, ये सारा कामकाज उन्हीं के कार्यकाल में शुरू हुआ था। उसके अलावा भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पे संसदीय कमेटियां बनाई और जो आज भी काम करती है और आज भी सरकार को अपनी रिपोर्टें देके उनकी मदद करती है। सोमनाथ चटर्जी का पूरा जीवन संसदीय मर्यादाओं और लोकतंत्र को जीवंत करने का उदाहरण है। और उसके बाद भी जब उनका देहांत हुआ तो उन्होंने जनता को सर्वोपरि रखा, लोक कल्याण को सर्वोपरि रखा। उन्होंने अपना अंतिम संस्कार न करने की घोषणा की थी और उनकी बॉडी को जब उनका देहांत हुआ 13 अगस्त 2018 तब उनकी बॉडी को मेडिकल कॉलेज को डोनेट कर दिया गया ताकि भविष्य के छात्र नए प्रयोग करके स्वास्थ्य के लिए, लोगों के जीवन के लिए कुछ अच्छे प्रयोग कर सकें। सोमनाथ चटर्जी को हमेशा याद रखा जाएगा। जब भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी को याद किया जाएगा, लोकतंत्र को याद किया जाएगा और संसदीय मर्यादाओं को याद किया जाएगा। आज लॉजिशियन आंसू इस पूरी संसद से ये अपील करती है कि कम से कम इस फॉर्मर लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी को याद करते हुए संसदीय मर्यादाओं को हमेशा याद रखें। सोमनाथ चटर्जी को हमारी तरफ से, लोकतंत्र की तरफ से प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।